नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और चलिए सीधा रुख कर रहे हैं बालासोर का, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, दर्दनाक ये ट्रेन हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 261 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े जो हैं वो और भी बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही 600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बालासोर ट्रेन हादसा और उसको लेकर कल से ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हर एक अपडेट ले रहे हैं, हर एक मामले को लेकर जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ ही राहत और बचाव का जो है वो लगातार यहां पर चल रहा है। और बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है, एक तरीके से देखा जाए तो खौफनाक मंजर, क्योंकि इस हादसे के सामने आए हैं। और 3 ट्रेनें जो है आपस में यहां पर टकराई, जिसमें से एक मालगाड़ी है और बाकी की 2 ट्रेन, जिसमें से एक आपको बता दें कि एक्सप्रेस ट्रेन जो कि यहां पर जिसकी सबसे ज्यादा जो पटरियां हैं वो डिरेल हुई थी। और उसी का जो खतरनाक मंजर है वो देखने को मिला कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लोगों ने अपनों को खोया है। और उसके बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य जो है वो कल से ही लगातार जारी था। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे, लगातार वो लोग मदद कर रहे हैं। अस्पतालों में भी स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं, ब्लड डोनेट यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब घटनास्थल पर पहुंचे हैं और पूरा जो है पूरे घटनास्थल का वो जायजा ले रहे हैं, जानकारी यहां से जुटा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो लगातार कल से ही रेल मंत्री से अपडेट्स ले रहे हैं, जानकारी लगातार ले रहे हैं किस तरीके से राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। डीआरएफ की टीम जो है वो लगातार यहां पर तैनात है। स्थानीय लोगों की तरफ से काफी हद तक मदद की गई है। तो लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को तुरंत निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में भी आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, बताया जा रहा है कि 600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ अगर मौतों की बात की जाए तो अब तक अगर आंकड़ों में, सरकारी आंकड़ों में देखा जाए तो 261 मौतों के आंकड़े जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, 261 तक। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो देश भर से नेता हैं उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संवेदनाएं व्यक्त की। इसके साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उन्हें उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना यहाँ पर की गई है। कल भी लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जिस तरीके से दुर्घटना की सूचना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री की तरफ से संवेदना व्यक्त की गई। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया था, उन्होंने दुख जाहिर किया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार इस हादसे को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम जो टीमें हैं रेस्क्यू करने के लिए वो यहां पर पहुंच गई थी। स्थानीय प्रशासन से लेकर एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव का काम करती हुई नजर आ रही है। साथ के साथ स्थानीय लोग लगातार साथ देते हुए, मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बालासोर से, जहां पर घटनास्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और जायजा लगातार ले रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, वो भी यहां पर पहुंची। उन्होंने भी लगातार घटना को लेकर जो है जानकारी ली है और उनकी तरफ से कहा गया कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेहद खौफनाक और दर्दनाक ये हादसा हुआ है। और कई लोगों ने, आपको बता दें कि कई लोगों ने अपनों को खोया है, कई लोगों की जान यहां पर चली गई है इस हादसे में। तो ऐसे में किसी भी तरीके से इस हादसे में, इस दुख की घड़ी में जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि सवाल जरूर इस पूरे मामले को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक 3 ट्रेनें, जिसमें से एक मालगाड़ी थी, यहां पर आपस में टकराती हैं। हालांकि बताया यह जा रहा है कि अब तक की जो सूचना है कि आमने सामने से जो ट्रेनें थी उनका आमने सामने से किसी तरीके का कोई टक्कर नहीं हुआ है, बल्कि एक पटरी थी, उस पर पीछे से एक ट्रेन आती है और रेलगाड़ी को, जो मालगाड़ी थी, उसे टक्कर मारती है और उसके बाद काफी सारी जो बोगियां है वो बेपटरी हो जाती है। और उसी दौरान साथ की जो पटरी से एक और ट्रेन आ रही थी वो यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है।
पहले वाली ट्रेनों की टक्कर की वजह से। तो एक के बाद एक 3 ट्रेनें यहां पर टकराई, कई बोगियां जो हैं वो बेपटरी हुई और उसके बाद जो खौफनाक मंजर लगातार हादसे को लेकर सामने आए हैं, बेहद डराने वाले और परेशान करने वाली वो तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर जो ट्रेन की पटरियां हैं वो ट्रेन की बोगियों को चीरते हुए ऊपर की तरफ निकली। अब जरा सोचिए कि उस वक्त ट्रेन में, क्योंकि शाम का वक्त था जब ये हादसा घटित हुआ, बताया जा रहा है कि नाश्ते का समय था जब ये हादसा घटित हुआ और उस वक्त लोग जो है अपनी बोगियों में अपनों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे और तब अचानक से जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो घायल हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उन्होंने बताया कि वो बैठे थे और उन्हें अचानक से लगा कि ट्रेन जो है वो हिलता हुआ नजर आया और फिर उसके बाद उन्हें लगा कि ट्रेन पलट रही है, जो उनकी कंपार्टमेंट्स है वो पलटने लगे हैं। अब ऐसे में भगदड़ मची, चीख पुकार बची, लेकिन इतनी जल्दबाजी में पूरा हादसा हुआ कि किसी को बचने का वक्त नहीं मिल पाया और ऐसे में कई जाने जो हैं वो यहां पर जा चुकी हैं। लगातार इस हादसे के बाद से सवाल तो उठते नजर ही आ रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही इस हादसे के पीछे, आखिर क्यों जो पटरियां थी वो बेपटरी हुई, जो बोगियां थी वो बेपटरी हुई और आखिर किसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, आखिर किसकी वजह से इतनी जानें गई हैं। तो तमाम सवाल यहां पर उठते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं। उधर निर्वाचन आयोग के आदेश का भ्रामक प्रचार। आपको बता दें कि 14 जनवरी 2024 को विधानसभा चुनाव की अफवाहें यहां पर फैलाई जा रही हैं। आदेश को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को गलत ढंग से बताया गया, जबकि आदेश में 14 जनवरी विधानसभा कार्यकाल अवधि की तिथि। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि आदेश को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश जारी किए, राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली अवधि की गणना को लेकर किए हैं और 3 साल तक एक सीट पर रहने वाले अफसरों को लेकर यह आदेश जारी किए गए हैं। बीकानेर का रुख कर रहे हैं, जहां पर जिला पदाधिकारी बैठक से कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे भी खरीदने के प्रयास किए गए थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग, लेकिन ये बातें अब पुरानी हो गई हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि पशु बेचे खरीदे जा सकते हैं, इंसान नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं होते तो सरकार ना बचती। हम बीकानेर में 3 सीटें जीते, लेकिन सीएम ने 3 मंत्री और बोर्ड के चेयरमैन बनाए। कार्यकर्ता से एकजुट होने का यहां पर आह्वान किया और बैठक में आपको बता दें कि आईसीसी सचिव और राजस्थान सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन भी मौजूद रहे। मेरे पास भी फोन आया था, हमने उनको कहा था कि पैसे में पशु बिकते हैं, इंसान नहीं बिकते। पर मैं उस बात को यहाँ चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता, क्योंकि लक्ष्मण जी जानो बैठे हैं, पता नहीं कौन सी लाइन को हाइट करता है और मीटिंग का मिक्स बदलता है और पार्टी के नेता सोचते हैं कि क्या बोलोगे। अशोक गहलोत जी जैसे अनुभवी मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, और अगर गहलोत साहब नहीं होते तो सच्चाई है कि सरकार नहीं बचती। इसलिए साथियों, सफर बहुत ही आगे कड़ा संघर्ष है। पिछली बार भी हमने बड़ी घोषणाएं की। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, सरकार मनाएगी लाभार्थी उत्सव। जी हां, आपको बता दें कि सोमवार से प्रदेश में लाभार्थी उत्सव की तैयारी, सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव मनेंगे और सरकार ने जो राहत दी है उस पर बात होगी और इससे प्रेरित होकर राहत का दायरा बढ़े और साल के आखिर में इस राहत का माइलेज मिले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार की तरफ से जो तरीके से महंगाई राहत कैंप को लेकर राहत दी जा रही है प्रदेश की जनता को, उसको लेकर अब सरकार की तरफ से यह कदम उठाया जा रहा है। सरकार लाभार्थी उत्सव मनाएगी और सोमवार से प्रदेश में लाभार्थी उत्सव मनाने की तैयारी है। सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव मनाया जाएगा और सरकार ने जो राहत दी है उस पर बात होगी। हालांकि आपको बता दें कि इससे प्रेरित होकर जो है राहत का दायरा बढ़े और इसके साथ ही साल के आखिर में राहत का माइलेज मिले।
तो आई कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के बयान पर राजस्थान कांग्रेस सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी पर निशाना साधा। काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि बीजेपी की नीति ही इस प्रकार की है। आप महाराष्ट्र, कर्नाटक और एमपी के साथ ही गोवा में आप देख लीजिए, चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद भी बीजेपी ने इन राज्यों में जोड़ तोड़ से सरकार बनाकर जनादेश का अपमान किया और ऐसी हरकतें बीजेपी हर कदम करती रहती है। लेकिन राजस्थान में हमारे विधायक मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे। एआईसीसी सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन बीकानेर में है। कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक में उन्होंने शिरकत की है। बैठक में क्या कुछ खास रहा, लेकिन एक बात जो खास तौर पर निकल के आई वो ये कि गोविंद राम मेघवाल जी ने ये कह दिया कि उन्हें भी खरीदने की कोशिश की गई थी। इस तरह का बयान उन्होंने मंच से दिया और ये भी कहा कि पशु बिकते हैं, इंसान नहीं बिकते हैं। इस तरह की जो कांग्रेस के बड़े मंत्री की तरफ से बयानबाजी आई है, इसको किस नज़रिए से देखा जाए? वापस उसी चीज़ पर ले जाके खड़ा कर दिया जब कांग्रेस संघर्ष कर रही थी सत्ता को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी की नीति ही इस प्रकार की है। आप महाराष्ट्र को देखें, पूर्व में कर्नाटक को देखें, मध्य प्रदेश को देखें, तमाम ऐसे प्रदेशों को देखें। गोवा में बहुमत कांग्रेस का था और सरकार भाजपा की बनी, गवर्नर भी ऐसी हरकतें करने लगे। महाराष्ट्र में देखिए आप, जो हरकतें हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की और उस टिप्पणी को आप सब समझ सकते हैं कि वो एक कितना बड़ा तमाचा इस तरह की हरकतों पर था। तो ये हरकतें तो बीजेपी सदा करती रही और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे मजबूत प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, हमारे मजबूत विधायक उन तूफानों का सामना करते रहे और उनके प्रलोभन में नहीं आए। नहीं, रिकॉर्डिंग की जो बात है, क्या वाकई रिकॉर्डिंग हुई है इन तमाम चीज़ों को? वो सब जांच का विषय है, अंडर इन्वेस्टिगेशन वो सारी। क्योंकि मंत्री ने खुद ने कहा कि रिकॉर्डिंग हुई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उस सब चीज़ों की पुरानी बातें हैं हालांकि, लेकिन ऐसा है कि पशु बिकते हैं और इंसान नहीं बिकते हैं। अब जो उनसे संबंधित बात हुई होगी उस पर तो वही बता पाएंगे। मेरे सामने इस तरह की कोई बात, जो चीज़ मेरे से जुड़ी हुई नहीं, मैं उस पर टिप्पणी कैसे करूं? अच्छा, बैठक में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ निर्देश दिए गए? आपके सामने आप थे तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से अपनी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और सभी से ये एक आह्वान किया कि जो उनकी राय हो वो हमें दें ताकि हम उसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में हम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये थे काजी निजामुद्दीन। निश्चित तौर पर बैठक यहाँ पर हुई है, साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि देखिए बीजेपी का जो पास्ट रहा है तमाम राज्यों को लेकर के, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने कटाक्ष किया है। रिकॉर्डिंग की बात पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने बयान दिया है उनसे बातचीत करनी होगी। तो कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत करते हुए नजर आए। कैमरा सहयोगी अजीम के साथ रौनक व्यास जी, मीडिया, बीकानेर। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यूथ कांग्रेस से मुलाकात की और इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ का स्वागत किया। तो वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री अजमेर आते हैं, कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं, लेकिन 9 साल में उन्होंने क्या किया वो नहीं बताएंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार के चलते देश में बेरोजगारी बढ़ी। इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि देश को दुनिया में गौरवान्वित करने का काम करने वाले खिलाड़ियों को अपमानित किया जा रहा है। आज देश के पहलवान न्याय की मांग के लिए लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तानाशाही मोदी सरकार सुध लेने का काम नहीं कर रही है। आज महिला पहलवान दिल्ली में सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, लेकिन केंद्र सरकार सांसद को बचाने का काम कर रही है। कांग्रेस को कोस करके चले जाओगे, इससे बात बनने वाली नहीं है। 9 साल बहुत होते हैं साहब, 9 साल होने के बाद में एक बात का जवाब नहीं, एक विजन नहीं, एक प्रदेश के लिए कोई योजना नहीं। तो ऐसे में केवल आकर के और चले जाना, फोटो खिंचा करके और रैली को संबोधित करके, मैं समझता हूँ इससे राजस्थान की जनता बहुत नाराज़ है, आक्रोशित है। और आने वाले समय में राजस्थान में 2023 में कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट होगी।
दौसा का रुख कर रहे हैं, जहां पर सूबे के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के गृह क्षेत्र में चिकित्सकों आपस में भिड़ने का मामला सामने आया है। यहां पर एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर पर थप्पड़ मारने और अभद्र गालियां देने का आरोप लगाया। थाने में परिवाद दर्ज करवाया है, तो वहीं दूसरे डॉक्टर ने भी राज्यकार में बाधा और दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल पूरा जो मामला है वो दौसा जिले के रामगढ़ पचवाड़ा का है। यहाँ पर उप जिला अस्पताल के सोनोलॉजिस्ट और डॉक्टर हिमांशु शर्मा ने आपको बता दें कि अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर लखन और अन्य डॉक्टर शिवचरण मीणा पर मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। डॉक्टर हिमांशु शर्मा के अनुसार वो अस्पताल समय पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद बेवजह उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो वही पूरे प्रकरण को लेकर उप जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर लखन का कहना है कि डॉक्टर हिमांशु सोनोलॉजिस्ट हैं और वो अस्पताल समय पर नहीं आते हैं। अब सोनोग्राफी की डेट भी 15 दिन बाद देते हैं और इसकी वजह से मरीज परेशान होते हैं। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर आया तो डॉक्टर शिवचरण मीणा जी हैं, उन्होंने मेरे को सीधे 2-3 थप्पड़ मार दिए मरीजों के सामने ही। सभी मरीजों के सामने मुझे 2-3 थप्पड़ मार दिए और गालियां दी खूब सारी। उसके बाद मुझे डॉक्टर अनमोल द्वारा दूसरी तरफ ले जाया गया, जहां से मैं फिर सीधे उठ के यहाँ थाने पे आया हूँ। मैं जो मेरे साथ ये कृत्य हुआ है, जो गालियाँ दी हैं, जो मार पिटाई करी है, इससे मैं बहुत आहत हूँ और मैं अपना काम पूरे ढंग से कर रहा था, पूरे अच्छे से सारे मरीजों को कर रहा था। इसके बाद भी पीएमओ और सिर्फ डॉक्टर शिवचरण मीणा जी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट करी। मैंने पूछा भी लेट आने के कारण और सोनोग्राफी के, तो वो मेरे से बदतमीजी करने लगा कि मैं मेरे हिसाब से करूँगा, कल आपको जो करना हो जो करूँगा, और बदतमीजी करके हाथापाई भी करने की कोशिश की उसने, जब तो आके दूसरों ने पकड़ के छोड़ा। तो इसलिए मैंने ऊपर सूचना दे दी है। मेरा इसमें कोई मामले में कुछ नहीं है, वहाँ बाहर हल्ला हो रहा था, मैंने देखने गया था सर कि किस बात पे क्या हो रहा है। उसके बाद में आ गया था, वो पता चला था कि इस तरह से आपस में झगड़ रहे थे। आपने चाटा जड़ा या नहीं जड़ा? मैंने किसी कुछ नहीं। इसी बीच मौसम से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। आज के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद रात्रि के समय तेज मेघ गर्जन, तेज अंधड़ और बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। आपको बता दें कि 4 से 5 जून को बीकानेर, जोधपुर संभाग, इसके साथ ही शेखावटी क्षेत्र में आंधी और बारिश की संभावनाएं है। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। तो वहीं उमस भरी गर्मी का एहसास होने की वजह से यहां पर लोगों को परेशानी भी हो सकती है। इसके साथ ही कोटा, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में 6 से 7 जून तक अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में आपको बता दें कि 42 से 43 डिग्री होने की संभावनाएं है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनूप शर्मा बरसत फोनलाइन पे जुड़े हैं। अनूप, एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है? जी हाँ, देखिए, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों के अंदर शाम को या रात्रि के समय में मेघ गर्जन के साथ तेज अंधड़ चलने की यहाँ पर संभावना व्यक्त मौसम विभाग की ओर से की गई है। अगर पिछले 2 दिन की बात की जाए तो 2 दिन के अंदर 1 से 4 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के अंदर वृद्धि देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही 4-5 जून को जोधपुर और बीकानेर संभाग और इसी के साथ ही शेखावाटी संभाग के अंदर भी आंधी और बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। और इसी के वहीं अगर उमस की बात की जाए तो आज सुबह से ही प्रदेश के कई इलाकों के अंदर, कई शहरों के अंदर उमस हो रखी है। और कोटा संभाग के अंदर 6 और 7 जून को अधिकतम तापमान के अंदर वृद्धि होने की बात मौसम विभाग के द्वारा की गई है। जी बिल्कुल। अनूप, जैसा कि आपने बताया कि आज के लिए अलर्ट जो है वो जारी किया गया है तेज अंधड़ और तेज बारिश को लेकर। कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावित नजर आएंगे और उन जिलों के लिए क्या कुछ अलर्ट और क्या कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं? जी हाँ, देखिए, जोधपुर और जोधपुर के आसपास के जितने भी जिले हैं, जो पूरा संभाग है, जोधपुर, बीकानेर पूरा संभाग है और अजमेर का जो संभाग, और इसी के साथ ही जयपुर के कुछ जिलों के अंदर दोपहर और रात के अंदर तेज अंधड़ और बारिश की यहाँ पर संभावना मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त की गई है। और मौसम विभाग का यही कहना है कि जिस समय मेघ गर्जन हो, जिस समय बिजली कड़कड़ाए, उस समय के अंदर कोई भी घर से बाहर नहीं निकले। बिजली गिरने का अंदेशा है वो प्रदेश के अंदर लगातार बना हुआ है, जिसके चलते मौसम विभाग हर रोज यही
संभावना व्यक्त कर रहा है और लोगों को अलर्ट कर रहा है कि जिस समय बारिश हो उस समय में सुरक्षित स्थान के ऊपर रहें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। उधर श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के सतासर गांव में आपको बता दें कि एक खेत में बनी हुई पानी की डिग्गी में डूबने से पिता और पुत्र की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि खेत पर बनी हुई डिग्गी में पुत्र डूबने लगा, उसके बाद पिता ने उसे बचाने के लिए डिग्गी में छलांग लगा दी और इसके चलते दोनों की ही मौत हो गई है। पिता पुत्र की मौत से अब पूरे गांव में मातम पस रहा है। खबर कोटा जिले के रामगंज मंडी से है। आपको बता दें कि यहां पर बाइक चोरी के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और पुलिस बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला खौराबाद कस्बे का है। यहां पर देर रात एक घर के सामने से बाइक चोरी हुई है। जब बाइक मालिक ने गली में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो चोरी की करतूत, यहां पर चोर की जो करतूत है वो कैमरे में कैद आई है। आपको बता दें कि सीसीटीवी में साफ ये दिख रहा है कि पहले दो चोरों ने बाइक की रैकी की और फिर इधर उधर देखकर बाइक चुरा कर ले गए हैं। अब बाइक मालिक ने पुलिस को इसको लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। जोधपुर जिले में बालासर क्षेत्र के सोमेसर ग्राम पंचायत में पिछले 1 महीने से जलापूर्ति नहीं होने की वजह से लोगों में नाराजगी है। पेयजल संकट से परेशान लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने मटकियां फोड़कर अपना विरोध जताया है और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की गई है। आपको जानकारी दी कि सोमेसर के पुगलिया, इसके साथ ही किशोरन और दासानिया पाबूसर गांव में पाइपलाइन खराब होने की वजह से जलापूर्ति लगातार ठप हो रही है और ऐसे में ग्रामीण परेशान है। आजकल हम देखते हैं तो लगभग सरकार का भी पूरा प्रयास रहता है कि हर घर नल की व्यवस्था, लेकिन पानी मुख्य समस्या है। हर घर सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी काफी कनेक्शन घर घर दिए जा रहे हैं, लेकिन पानी सुचारू रूप से नहीं आ रहा है। जयपुर से खबर है जहां पर जल जीवन मिशन में लापरवाह फर्मों पर आपको बता दें कि 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स छीनने की तलवार लटक गई है। जेजेएम में आपको बता दें कि 487 योजनाओं में 8 फर्मों की लापरवाही मिशन पर भारी पड़ रही है। हालांकि 2 फर्मों से पीएचईडी ने काम छीन लिए हैं, लेकिन अब दूसरी फर्मों से करोड़ों के प्रोजेक्ट्स वापस लिए जाएंगे। दरअसल राजस्थान के जल जीवन मिशन में पिछले आपको बता दें कि पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह फर्मों की कछुआ चाल है और देश में राज्य का मिशन सबसे पिछड़े प्रदेशों में इसलिए शामिल है क्योंकि कंपनियों ने तय समय पर काम पूरा नहीं किया है। अब इसमें सबसे ज्यादा 8 फर्मों की प्रगति सबसे ज्यादा धीमी है। उधर चोरों में सैटेलाइट के माध्यम से फसल बीमा क्लेम और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के विरोध समेत 22 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा का धरना चूरू कलेक्ट्रेट के आगे दूसरे दिन भी जारी रहा है। सैकड़ों किसान विभिन्न तहसीलों से पैदल चलकर चूरू कलेक्ट्रेट पहुंचे और कल शाम आपको बता दें कि जिला कलेक्टर से हुई वार्ता में समाधान नहीं निकल पाया है। अब ऐसे में किसानों का धरना जो है वो लगातार जारी है। किसानों का कहना यहां पर यह है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। और चलिए बुलेटिन में यारों को एक छोटी सा ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।